बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमबीबीएस पल्स। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बुक्स का आप लोगों को पहले बता दिया था कि आप लोगों ने कौन सी बुक को फॉलो करना है, तो मैंने गाइडलाइन देते हुए आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने जो है दो बुक्स बताई थी, एक एलएम बताई थी और दूसरी मैंने आप लोगों को बताई थी बीटी। अब आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आप लोग थ्योरी के लिए तो दोनों बुक्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो क्लिनिकल्स हैं वो आप लोगों ने केएलएम से ही करने होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को केएलएम से जो है वो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स करवाऊंगी। इसमें इधर बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि आप लोग यकीन मानो कि ना ही वो कोई आते हैं उसमें ऐसी क्यों में, ना ही एमसीक्यूज में आते हैं। हमेशा जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स होते हैं ना वही आते हैं। तो वो अभी मैं आप लोगों को सारे कवर करवा दूंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो जितना भी इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो भी एमसीक्यूज आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्लिनिकल है ना वो एक्सटर्नल ईयर इंजरी। अब ना ये उस लिहाज से इतना ये बुक जो है ना वो मैं केएलएम से आप लोगों को करवा रही हूँ। तो जो ये क्लिनिकल है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी कभी कभी ना वाइवा के लिहाज से वो पूछ सकते हैं। अब वो कैसे पूछेंगे? सबसे पहले इधर एक वर्ड है, ये आप लोग देख सकते हो, ये कॉलीफ्लावर जो है, तो वो पूछते होते हैं कि कॉलीफ्लावर ईयर जो होता है ना वो क्या होता है। ये वाइवा में क्वेश्चन आता होता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ना ध्यान से आप लोगों ने एक दफा बस रीड कर देना है। इसमें जो मेन वर्ड्स है ना वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कभी होती है ना जो हमारा ईयर होता है ना, हमने पहले भी देखा था कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना उसका एक पार्ट होता है आर्टिकल होता है। जब भी आर्टिकल में कोई ब्लीडिंग होती है ना तो उससे जो होता है ना ट्रामा से जो होता है ना वो एक हीमाटोमा प्रोड्यूस हो जाता है। फिर जब हीमाटोमा जो होता है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है ना तो फिर जो ब्लड होता है ना वो एक जगह पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड कलेक्शन होती है। और वो किस किस के दरमियान होती है? जारी पता है आर्टिकल में ब्लीडिंग हुई है तो वो होगी आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान और पेरिकार्डियम जो होती है, इनके दरमियान क्या हो जाएगी? ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। इनके दरमियान ब्लड कलेक्ट हुआ, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई, उससे अब क्या होगा? उससे ये होगा कि इससे जो होगा ना वो हमारे जो आर्टिकल होता है ना इसके जो कंटोर्स होते हैं ना उसकी डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो गया, जो हीमाटोमा पहले बना था वो जो है वो बड़ा हो जाएगा। जब वो बड़ा हो गया, जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो उसमें आके जो होता है ना वो उसकी कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि प्रॉपर जो होता है ना वो ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा। अब इसका यहाँ पे एक दो तरीका होता है कि इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। दूसरा होता है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो फिर ये और इससे ज्यादा बनता जाएगा और आर्टिकल जो होता है ना वो पहले हमने क्या बोला था कि उसमें हीमाटोमा है, लेकिन अब जो आर्टिकल वो पूरा डिफॉर्म हो गया। जब आर्टिकल डिफॉर्म हो जाएगा तो उससे जो हमारा आर्टिकल है ना उसकी शेप बन जाएगी कॉलीफ्लावर। तो ये वाइवा का इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ये पूछते होते हैं। तो इसको हम लोग बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं। वो बॉक्सर ये कभी कभी जो प्रोफेशन होते हैं ना वो ज्यादा जो होता है ना उनका आर्टिकल्स होता है या वो अपना जो है वो कान जो है वो बनवा लेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो भी अगर उन पे कोई इस तरह का ऐसे भी कोई ट्रामा हो जाए आर्टिकल का तो इसकी वजह से ये हो सकता है। अब जो नेक्स्ट क्लिनिकल है वो है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब जो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है ना इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने ईयर को एग्जामिन करना होता है। अब वो एग्जामिन क्या करते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग बात करें एक्सटर्नल ईयर की, तो एक्सटर्नल ईयर के हमने दो ही पार्ट्स पढ़े थे कि एक उसमें एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स होती है और एक साथ में जो है वो आर्टिकल होता है। अब जो आर्टिकल है ना उसके एसोसिएटेड क्लिनिकल जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने लगे एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स होती है ना उससे क्या होगा। अब कहते हैं कि जब हम उसको एग्जामिन करते हैं ना तो उसमें हमने पहले क्या करना होता है, जो हमारी जो मेटर्स होती है ना उसको हमने सेपरेट कर देना होता है। अब आप ना इसमें से इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, और वो कैसे आप पॉइंट्स बनाएंगे, ये मैंने तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है ना वो इधर मैंने बना दिए हैं हेडिंग्स में। तो आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना इसमें से कुछ पूछेंगे, लेकिन वैसे आप लोगों की आसानी के लिए जब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हेलिक्स होता है ना वो ग्रेस्ट किस तरफ होगा, तो वो क्या होगा कि जो हेलिक्स होता है ना वो पोस्टीरियर सुपीरियरली जो होता है ना वो पुल हो जाएगा। आपने एक ये चीज बात करनी है। फिर उसके बाद आपने देखना कि आर्टिकल जो होता है ना वो किस तरफ पुल होगा, तो जो आर्टिकल है ना वो पोस्टीरियर इन्फीरियरली जो होता है वो पुल हो जाएगा, और वो किन में होगा, वो इन्फेंट्स जो होते हैं ना उनमें होगा। उसके बाद आगे जो होता है ना लाइट का जो रिफ्लेक्स होता है ना वो किस तरफ जाएगा, तो वो अंटीरो इन्फीरियरली होगा। आपने ये तीन पॉइंट्स होते हैं ना इनको अपने जेल में रख लेना, बस ये इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो अब थर्ड क्लिनिक है ना हमारे पास वो है अक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब इसमें एक वर्ड याद रखें कि जब भी ओटाइटिस का वर्ड आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। तो अब एक्सटर्ना से क्या शो हो रहा है कि कोई एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन है, और अक्यूट से तो ये अक्यूट तो वो प्रॉब्लम होती है कि जो सडनली अपीयर हो जाती है, तो इसको हम लोग अक्यूट कहते हैं, और फिर उसके बाद जो ग्रेजुअल रिवर्सल होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। तो आपने ओटाइटिस के वर्ड से इन्फ्लेमेशन का वर्ड याद रख लेना है। ये देखें इधर है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो आपने इन्फ्लेमेशन का वर्ड याद रख लेना है। दूसरा आपने याद रख लेना है कि एक्सटर्नल है तो मतलब एक्सटर्नल ईयर की कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, तो एक्सटर्नल ईयर में कौन सी चीज आती है, एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स आती है। तो ये देखें कि पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स। इसमें सिर्फ यही चीज याद रखनी होती है। फिर उसके बाद कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि जो इंडिविजुअल हमारे पास आएगा तो वो कौन सी कंप्लेंट के साथ आएगा, तो उसमें ये होगा कि उसके जो क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटर्स पार्ट ही एक्सटर्नल ईयर का है, तो उसमें होगा कि या तो उसको ईचिंग होगी या फिर उसको पेन होगी एक्सटर्नल ईयर में। तो ये वर्ड आपने याद रखना कि उसको जो है हमारे पास जो कोई भी जिसको भी ये कंप्लेन होगी तो वो ईचिंग के साथ आएगा या फिर एक्सटर्नल ईयर में पेन होगी। अब इसमें और क्या होता है, कहते हैं कि जो आर्टिकल जो है उसको पुल करें या फिर हम लोग उस पर जो ट्रेगर्स होते हैं ना उस पर अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं ना तो जो पेन होती है ना वो इससे भी ज्यादा वर्सन हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल जो है वो ओटाइटिस मीडिया है। अब मैंने ओटाइटिस का पहले आप लोगों को बताया कि ओटाइटिस से क्या आपने वर्ड याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन हुई है। मीडिया से आपने कौन सी चीज याद रखनी है कि अब मिडल ईयर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। तो अब कहता है कि इसमें जो है सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन लिखनी होती है, तो इसमें ये बताना होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर की। उसके बाद क्या बताना है, कहता है कि जब भी कान में पेन, वो पहले हमने बताया कि इसमें ईचिंग हो सकती है फिर पेन होती है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि ईयर एक का क्या मतलब होता है कि कान में दर्द, ठीक है, और बल्जिंग रेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो पार्ट हो जाती है मिडल
ईयर का। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो भी साथ में ऐड हो जाएगी। तो इससे ये हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो मिडिल ईयर है उसमें पस जो होती है वो कमुलेट हो गई है, और यही साइन होती है ओटाइटिस मीडिया का। अब आगे क्या होता है, अब इसमें कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिडिल ईयर होती है ना, इसमें इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहता है कि जो मिडिल ईयर की कोई भी इन्फेक्शन होती है ना, उससे आगे जो होती है ना हमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होती है ना वो भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट इसमें अगर आए ना कि इसमें इंडिकेशन क्या होगी, तो इसकी इंडिकेशन आपने जो याद रखनी है वो आपने ये वाली इंडिकेशन याद रखनी है। इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो रेड हो जाती है, और साथ में जो होती है ना ईयर एक होती है कि पेन तो जो होती है वो एक्सटर्नल में भी होती है और मीडिया में भी होती है, लेकिन इसमें साथ में ये होता है कि बल्जिंग जो होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अब उसके बाद कहता है कि कभी कभी इन्फेक्शन जो होती है ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, जिसने टिम्पैनिक कैविटी को लाइन किया होता है, उसमें जो टिम्पैनिक ट्यूब होती है ना वो इन्फेक्शन उसको भी ब्लॉक कर देती है, जिससे जो टिम्पैनिक कंप्लेन होती है वो हमने पहले। अब इसमें कौन कौन सी पेशेंट जो कंप्लेन के साथ आएगा, तो उसमें सबसे पहले बताना है कि जो उसकी जो टिम्पैनिक कंप्लेन होगी वो रेड और बल्जिंग टिम्पैनिक कंप्लेन होगी, और उसको ऐसा फील होगा कि जैसे ईयर पॉपिंग होगी है। उसके बाद आ जाए, अब उसके बाद कहता है कि जो पॉपिंग साउंड ये होता है कि कोई भी जो हेक्टिक साउंड या फिर एनर्जेटिक जो फुल मतलब के वो उस तरह उस साउंड को हम लोग पॉपिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे एक इसमें अपने याद रखना है कि ईयर पॉपिंग होगी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो रेड और बल्जिंग हो जाएगी, और साथ में जो है ना एम्बर कलर ब्लडी फ्लूइड जो है ना वो इसमें जो है वो हमें ऑब्जर्व करेंगे इसको। उसके बाद क्या कहता है, अब अगर ये अनट्रीटेड हो जाएगी ना, तो इससे भी ये हो सकता है कि जो आगे जो हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स होती है ना, ये उनको इम्पेयर कर सकती है, जिसकी वजह से जो है ना साउंड का कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना बंदा सुन नहीं पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल, इस पे जितना भी स्ट्रेस दिया जाए उतने कम है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, साथ में जो है ना ये वायवा में भी आपसे पूछा जाएगा, और जो है कि ये आपको मतलब कि बहुत ज्यादा इसका अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये अब रिटर्न में भी आ सकता है, जारी बात है जब आया हुआ है तो। उसके अब क्या होता है, कहता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसकी परफोरेशन हो तो क्या होता है, जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना इसकी परफोरेशन हो जाएगी, तो इससे एक चीज तो आपने याद रख लेनी है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वो मिडिल ईयर जो होता है उसका पार्ट होता है। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होगी तो इससे ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईयर है तो इस वजह से मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और कहता है कि ये मिडिल ईयर डेफनेस की सबसे जो इंपॉर्टेंट काज होती है ना वो हमारे पास जो परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अब उसके बाद क्या कहता है कि अब जो मिडिल ईयर में तो इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी एक्सटर्नल मेटस में या कोई भी, या वो उसमें ईयर जो होती है ना उसमें ट्रामा हो जाएगा, या फिर एक्सेसिव प्रेशर लगेगा, तो इससे ये हो जाएगा कि इसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अब इसके लिए जो है वो हम लोग एक इंसीजन को यूज करते हैं, उसको कहते हैं मेनिनगोटमी। हमेशा ऐसी क्यों होता है कि मेनिनगोटमी क्या होता है, तो मेनिनगोटमी जो होता है एक ऐसी इंसीजन होती है जिससे कोई भी मिडिल ईयर में अब्सेस बनता है ना, तो हमने पस को जो है वो रिलीज करना होता है, तो उससे जो है जो मिडिल ईयर की जो भी इन्फेक्शन होती है उसको ट्रीट करना होता है। तो जब भी मेनिनगोटमी आए तो इसमें ये बताना होता है कि एक इंसीजन होता है जिससे मिडिल ईयर जो एब्सेस होता है उसको हमने ट्रीट करना होता है। उसके बाद आगे कहता है कि मेनिनगोटमी एक पार्ट में ये पूछा होता है कि मेनिनगोटमी क्या होता है, दूसरे में पूछते हैं कि इसमें कि इसको कैसे करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में करते हैं। तो इसमें ये वर्ड याद रखना है कि इसको हमेशा पोस्टीरियर इन्फीरियरली करते हैं। अब फिर ये रीजन पूछते हैं कि पोस्टीरियर इन्फीरियरली ही क्यों, तो इसमें आपने बताना होता है कि इसको इन्फीरियरली इस वजह से करते हैं, जो सुपीरियर पार्ट होता है वो ज्यादा वेस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू इन्फीरियर पार्ट, इस वजह से हम इसको इन्फीरियरली करते हैं। अब वो आगे से पूछ सकते हैं कि इसका फायदा और क्या होगा पोस्टीरियर इन्फीरियरली करने का, तो उसमें बताना होता है कि ये जो इंसिजन होती है ना ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो होता है, इसमें की कौन सी नर्व जानी होती है, तो इसमें होता है कोडा टेम्पोरारी नर्व होती है जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, वो भी बच जाती है, और साथ में एडिटरी ओसिकल्स होते हैं वो भी, क्योंकि ये मिडिल ईयर के कंटेंट होते हैं दोनों, तो ये दोनों के दोनों जो सेव हो जाते हैं जब हम लोग पोस्टीरियर इन्फीरियरली करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं कि जो इस इंसिजन में और कौन सी चीज कर सकते हैं, तो ये वैसे कोई पूछेगा लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्योंकि केएम पे लिखी हुई है तो आप लोगों को बताना चाहिए कि टिम्पैनोस्टोमी होती है या फिर जो प्रेशर इक्वलाइजेशन जो होती है वो हम लोग कर सकते हैं इसके जो, ताकि जो है वो हम लोग जो पास है उसको ड्रेन कर सके, तो इसके लिए हम ये दो तरीके भी अपना सकते हैं। लेकिन जो है वैसे मेनिनगोटमी जो होती है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्यू के लिहाज के लिए, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिनिकल है वो है मेस्टाइडाइटिस। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने पहले बता दिया कि जहां पे भी टाइटिस का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो इसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन इसमें किस चीज की होगी, मेस्टाइडाइटिस मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसमें बस एक चीज ये याद रखनी है, दूसरा कभी ऐसा कभी पूछते नहीं है, लेकिन इसमें और दूसरी चीज कौन सी याद रखनी है, एक इसमें ये याद रखनी है कि जब भी हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं ना तो इसमें जो हम लोगों ने जो नर्व होते हैं ना जिसके डेंजर होने का जो है वो होता है हमें, तो उसको बचाना होता है, तो वो हमारे पास फेशियल नर्व होती है, बस इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, एक तो सिनेरियो ये आता है कि एक बंदा अचानक जहाज में बैठे उसको आवाज आवाज अब सुनाई नहीं दे रही है, कि उसको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है, फिर उसको डिजीनेस हो गई है, तो बताओ कि इसके पीछे रीजन क्या होगी। एक तो ये आ जाता है, या फिर आता है कि कभी बंदा जहाज में बैठे तो उसके कान में ना दर्द होना शुरू हो गई है, तो इसकी रीजन क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने क्या बताना होता है कि जो हमारी ना जब भी बंदा कोई भी ऊपर का सफर करता है ना तो जो उसकी फ्रेंजोटोमेटिक ट्यूब होती है ना वो अक्लूड हो जाती है। अब जब भी फ्रेंजोटोमेटिक अक्लूड होती है तो इसका फ्रेंजोटोमेटिक ट्यूब का फंक्शन क्या होता है कि इसे दोनों साइड पे जो होता है ना प्रेशर को बैलेंस करना होता है। जब दोनों साइड पे प्रेशर बैलेंस नहीं होता है तो इससे जो होता है ना बंदे को जो है वो डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, या फिर बंदे को जो होता है ना वो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सीनियर्स को भी आया था
और ऐसे भी ये पास्ट पेपर पे और भी काफी दफा पूछा जा चुका है। और जो अब हुआ है सप्ली का एग्जाम है उसमें भी बच्चों से पूछा गया था कि बताएं जी प्रेशर बैलेंस नहीं हो रहा तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि जब भी जो प्रेशर बैलेंस की बात आई ना तो उसमें आपने इस चीज को बताना होता है कि फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब जो है वो क्लोड हो जाती है। अब कहते हैं कि जब भी फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब होती है आपने यहाँ से याद करना है कि जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इसमें क्या होगा कि फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब अब क्लोड हो गई है। तो जो दोनों साइड में पहले कह रही हूँ कि प्रेशर जो होता है ना वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो वो कैसे नहीं होता है कि जो रेजिडुअल एयर होती है ना वो क्या हो जाती है कि म्यूकोसल ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे टिम्पैनिक कैविटी होती है उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब उसका प्रेशर कम हो जाता है तो इससे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसकी रिट्रैक्शन होती है और जो इसकी फ्री मूवमेंट होती है ना वो नहीं हो पाती। फाइनली हियरिंग इज अफेक्टेड। ऐसे ही होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसकी फ्री मूवमेंट हो रही होती है और जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं ना वो इसकी फ्री मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो जब इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, फ्रंटोटोमेटिक क्लूड हो गई है, तो प्रेशर जो है वो दोनों साइड पे बैलेंस नहीं हो रहा होगा। अब इसमें एक चीज वो पूछते हैं कि इसका भी आगे जो होता है वो कौन सा ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने याद रखना है कि यार्निंग या फिर जो बबल्स होती है ना उनको हम च्यू करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसका भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, यार्निंग से ही ऐसा क्यों होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो सॉफ्ट पैलेट के मसल होते हैं ना वो एक तरफ एक पुल काड़ा होता है, दूसरा जगह पुल काड़ा होता है। अब बच्चों हम उसकी रीजन पढ़ने लगे हैं कि ना जो फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब होती है ना वो क्लूड हो गया तो फिर ऐसे क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब होता है ना उसका फंक्शन होता है कि इसने इक्वलाइज करना होता है प्रेशर को। तो ये देखिए अब आपके एलएम पे लाइन भी पढ़ सकते हैं कि जो फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब होता है ना इसका फंक्शन ये होता है कि इसने जो मिडिल ईयर होती है ना उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना होता है। और वो क्या होती है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसकी फ्री मूवमेंट करवा के तो उस तरह से जो होता है ना प्रेशर उसको बैलेंस कर देती है। तो यही रीजन है। वो आपको क्वेश्चन जब भी है कि यार्निंग या फिर उससे क्यों होता है तो आपने बताना होता है कि फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब का फंक्शन ये होता है कि इसने इक्वलाइज करना होता है प्रेशर दोनों साइड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आना होता है। अब क्या करता है फ्रंटोटोमेटिक ट्यूब जो होती है ना वो या तो एयर को एंटर करती है या फिर टिम्पैनिक कैविटी से उसने लीव कर देना होता है, जिससे क्या हो जाएगा कि दोनों साइड में प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। अब कहता है कि जो ट्यूब होती है ना इसकी जो कार्टिलेजस पार्ट की वॉल्स होती हैं वो एक दूसरे में अपोजिशन में होती है, जिसकी वजह से हमने ट्यूब को एक्टिवली ओपन रखना होता है। अब ट्यूब ओपन कैसे होगी? ट्यूब सॉफ्ट पैलेट के दो मसल्स होते हैं, एक लिवेटिव विलाई पैलेटिनी और टेंसिव विलाई पैलेटिनी होता है। और जो लिवेटिव विलाई पैलेटिनी होता है उसकी जो एक्सपेंडिंग गर्थ होती है उससे ट्यूब ओपन हो जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो उसको वॉल के अगेंस्ट पुश करेगी टेंसिव विलाई पैलेटिनी को, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ पुल हो जाएगा। इस तरह करके जब हम लोग करते हैं ना यार्निंग या फिर जो हम लोग बबल्स होते हैं उनको च्यू करते हैं तो उससे जो है हमारे पास प्रेशर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। अब उसके बाद आ जाओ पैरालिसिस जो होता है स्टेपीडियस का। अब जो स्टेपीडियस होता है ना इसमें हमें पहले पता है कि जो इसकी नर्व होती है ना वो फेशियल नर्व होती है। अब कभी कभी हमें आ सकता है क्लिनिकल कि बताओ जी फेशियल नर्व डैमेज हो गई है, ठीक है, तो वो हमें बताएगा कि ये मसला हुआ है कान को, तो बताओ कौन सी जो होती है वो नर्व डैमेज। जैसा कि आप देखते हैं मैंने ऊपर फेशियल नर्व लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी स्टेपीडियस को पैरालाइज हो तो मतलब कि फेशियल नर्व जो है वो पैरालाइज हुई है। ये इधर भी लिखा हुआ है रिजल्टिंग फ्रॉम लेजन ऑफ द फेशियल नर्व जब भी स्टेपीडियस का पैरालाइसिस होता है। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड जो होगा इससे होगा क्या कि इससे जो एक्यूटनेस होगी ना वो स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम लोग हाइपर एक्यूसिस या फिर हाइपर एक्यूजिया कहते हैं। और ये कंडीशन होती है वो किस वजह से होती है? तो जो देखो स्टेपीडियस होता है ना उसने जो स्टेपीज होता है उसकी मूवमेंट को डैम्पन स्टोन करना होता है। जब इसकी मूवमेंट डैम्पन स्टोन नहीं होगी तो उससे जो होता है ना उसकी अनइनहिबिटेड मूवमेंट हो जाएगी स्टेपीज की और इस कंडीशन की वजह से हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा और इसमें नर्व इन्वॉल्व होगी वो फेशियल नर्व होगी। अब उसके बाद अगला क्लिनिकल आ गया है डिजीनेस एंड हियरिंग लॉस। ये ना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये फिजियो में इंपॉर्टेंट है लेकिन एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को फिजियो भी साथ में हो जाएगी और हो सकता है कि वो इसमें भी दे दे, तो इस तरह से आप इस क्लिनिकल को एक दफा देख के चले जाएं। अब इसमें वो एक चीज बता रहा है, कहते हैं कि जब भी कान में या ऑडिटरी सिस्टम में कोई भी मसला होता है ना तो 3 मेन सिम्टम आपने हमेशा के लिए याद रखने हैं। एक जो मैंने पहले हाईलाइट किया है वो क्या किया है? हियरिंग लॉस। तो आपने याद रखना है कि इससे हियरिंग लॉस हो सकती है। दूसरा इसमें वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है? इसमें डिजीनेस होती है, तो आपने इसको भी याद रखना है कि या तो डिजीनेस हो सकती है। और तीसरा जो होता है वो इसमें टिनाइटिस होता है। जो टिनाइटिस होता है इसमें क्या होता है कि बंदे को ना रिंगिंग साउंड्स होती है ना वो महसूस होती है। ये 3 सिम्टम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया बेशक आप उस तरह हाईलाइट कर लें लेकिन कोशिश करें कि आप खुद भी रीड करें ताकि आपको मजीद जो है वो पता चल सके किस क्लिनिकल में जो मेन बात है वो क्या बताई हुई है। उसके बाद आगे आपने फौरन आ जाना कि 2 तरह की होती है, एक होती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस और एक होती है सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस। अब जो कंडक्टिव होती है ना उसमें याद रख लेना कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर में, जो कि कंडक्ट के लफ्ज याद रख लेना है कि जो साउंड आगे जो कंडक्ट हो रही होती है ना उसमें मसला जो है वो क्रिएट करे। उसके बाद आगे जो होती है ना इसमें ये कहते हैं कि इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं इस तरह की हियरिंग लॉस को। तो उसमें जो हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई भी हम लोग ये इधर जो लाइन में लिखा हुआ है कि हम जो सर्जरी कर सकते हैं या फिर हम कोई भी हियरिंग एड एडवाइस होती है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस को कर। लेकिन इसमें मेन चीज जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी ऐसा जो मिडिल ईयर की इंफेक्शन होता है जो भी साउंड की कंडक्शन होती है ना उसमें इंटरफेयर करती है तो उससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस।
अब जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगी ना, इसमें क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होती है ना, इसमें आप ये वर्ड याद रखें कि एक तो आपको सेंसरी का बताना चाहिए और एक न्यूरल में। तो सारी बात है न्यूरल है, तो न्यूरल का मतलब कि इसके साथ कोई नर्व एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या होगा, फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में होगा कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि कोक्लिया से ब्रेन तक जो है वो हमारी सेंसेस लेके जा रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया और उसकी वजह से सेंसरी, इसमें अब हो क्या सकता है, या तो इसमें जो है कोई एडिटरी नर्व होती है वो भी डैमेज हो सकती है, या फिर इसमें जो है कोई भी ऐसा जो पाथवे होता है उसमें इंटरफेरेंस आ सकती है। तो फिर इसमें कौन सा वर्ड आप याद रखेंगे कि कोई ऐसा पाथवे है कोक्लियर टू ब्रेन, डिफेक्ट्स ऑफ द कोक्लिया, कोक्लियर नर्व का हो सकता है, ब्रेन स्टेम का हो सकता है, या कॉर्टिकल कनेक्शंस के सारे हम कह रहे हैं कि उन कनेक्शंस को आप डिस्कस कर रहे हैं कि जिनकी वजह से जो हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। उसमें अब होता है कौन सी चीज होती है, इसमें कहता है कि जो हियरिंग होती है ना वो बंदा डेफ नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या हो रहा है कि रिलेटिवली पहले क्रूड होती है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो परसेप्शन ऑफ रिदम एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स होते हैं ना वो इनेबल हो जाती है। इसमें ये चीजें अपनी याद रखनी है। और फिर आगे इसका पाथवे कि आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं हियरिंग एड वाइज में, कि माइक्रोफोन, फिर उसके बाद रिसीवर, फिर इम्पल्सिस जाएंगे और इम्पल्सिस आगे जो है वो कोक्लियर नर्व तक जाएगी। ये जो मैंने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। अब उसके बाद अगला आ गया मेनियर्ड सिंड्रोम, ठीक है। मेनियर्ड सिंड्रोम जो है ये इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अब क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो एक्सेस एंडोलिम्फ होता है ना उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। यहाँ फिर हमारे पास एंडोलिम्फेटिक डक्ट होती है, जिससे क्या हो जाता है कि एंडोलिम्फ फ्लो कर होता है। अब जब एंडोलिम्फेटिक डक्ट होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, एंडोलिम्फ जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे जो होता है ना वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये मेनियर्ड सिंड्रोम होता है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज हो सकती है। टिनाइटिस हो सकता है, टिनाइटिस में ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टिनाइटिस क्या होता है। फिर उसके बाद हेयरिंग लॉस होती है या वर्टिगो, वर्टिगो भी आप लोगों को बता दिया गया और टिनाइटिस होता है वो भी बता दिया गया है। वर्टिगो में अब जो भी टीको होता है ना वो उसमें पहले भी मैंने बताया था कि डिजीनेस होती है, और जो टिनाइटिस होता है ना वो रिंगिंग साउंड या फिर बजिंग साउंड होता है। एक दफा फिर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद बच्चों आप लोगों का लास्ट क्लिनिक रह गया जो कौन सा ओटिक बैरोड्रामा। अब जो ओटिक बैरोड्रामा होता है ना वो क्या होता है, कहता है कि इसमें जो हमारे पास होता है ना जो सराउंडिंग एयर होती है, या फिर जो सराउंडिंग एयर में क्या होगा मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा ना वो, और साथ में क्या होगा कि मिडल ईयर। कहता है कि जो ओटिक बैरोड्रामा जब भी होता है ना तो इसमें इन दोनों के दरमियान जो है वो प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है। जब प्रेशर इम्बैलेंस होता है इस कंडीशन को हम ओटिक बैरोड्रामा कहते हैं। और जो इस टाइप की जो होती है ना ये अक्सर फ्लायर्स और डाइवर्स में होती है। अब अगर आप देखें तो मैंने पहले भी आप लोगों को एक पीछे बता चुकी हूँ कि जो फ्लायर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब वो ऊपर जाते हैं तो उनकी फ्रेंजियोटिफाइनिंग इंक्लूड होती है। वो मैंने आप लोगों को पूरा क्लिनिकल पढ़ा दिया है, तो यही ओटिक बैरोड्रामा में आएगा। और आपने इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना क्योंकि ये कंडीशन होती है और जो पूरा प्रोसीजर होता है वो मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया होगा। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही था। अब आप लोगों को मैंने सारे क्लिनिकल्स के एलएम से जो है वो इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं, रिटन के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से भी आप लोगों को बता दिए गए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट किया था आप लोगों ने इस तरह हाईलाइट कर लेना है, तो यकीन माने कि आप लोगों को बहुत अच्छा साल होगा। और साथ में जब आप बैठेंगे आप लोग तो आप लोग देखोगे कि इसमें जो KLM की लाइन्स आई हुई थी क्लिनिकल्स की, स्पेशली जो क्लिनिकल्स होते हैं उनके लिए KLM को, इस वजह से मैं जो है वो स्ट्रेस देने कि आपने KLM पढ़नी है। अब आप लोग जो है वो इसको पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह अल्लाह सबकी मदद करें और अच्छा पेपर दें। अब ना साथ साथ मैं ना आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि कौन सा ऐसे साइन होते हैं कि जिसके साथ जो है ना वो पेशेंट आता है और जिससे पता चलता है कि ये होगा। लेकिन ये कि हमारे तो उस तरह अब हम लोग जो है वो कि उस तरह पेशेंट तो नहीं ना हमारे पास आएंगे, हमने तो जो है रिटर्न के हिसाब से देखना है। लेकिन उसमें सिनेरियो बना के आ सकते हैं कि एक बंदा है उसकी कोक्लियर डक्ट की ब्लूनिंग हो रही है, यूट्रिकल की या स्क्यूल की, तो बताओ इसमें किसकी वजह से होगा। अगर तो उन्होंने दे दिया कि एंडोलिम्फेटिक वॉल्यूम बढ़ी है इस वजह से हो रहा है तो फिर आपने फौरन पहचान जाना है कि इसको मेनियर्ड सिंड्रोम है।